चलो फिर यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले जो बुक में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं ना आपको, हम सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स पर हम क्या करेंगे, बात करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे 3 पॉइंट है, 1 2 3। पहले वाले पॉइंट में लिखा हुआ ट्रांजेक्शन इन विच पार्टी नेम इज नॉट गिवन आर ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। ध्यान से समझना कि जहाँ पे पार्टी नेम आपको नहीं दिया हुआ है उसको हम क्या, कौन सी ट्रांजेक्शन मान के चलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन मान के चलेंगे। नोट्स बनाओगे तो ध्यान रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज ऑन 5th March एंड गुड्स सोल्ड ऑन 18 March इन द अबव स्टेटेड illustration will be treated as a cash transaction and are recorded in the cash book। कोई दिक्कत तो नहीं है पहले वाले में। सेकंड वाली पॉइंट में आ जाओ कि ट्रांजेक्शन इन विच पार्टी नेम इज गिवन आर ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश ऑन 10th March एंड गुड्स सोल्ड टू सरस्वती ऑन 20th March इन द अबव स्टेटेड illustration will be treated as a credit ट्रांजेक्शन। हम उनको ट्रीट करेंगे और वो आपके यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी। कोई दिक्कत सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में। थर्ड वाले में लिखा हुआ कि ट्रांजेक्शन इन विच बोथ नेम एंड कैश आर गिवन, बोथ पार्टी नेम एंड कैश आर गिवन विल बी ट्रीटेड एज अ कैश ट्रांजेक्शन। जहाँ पे दोनों चीजें रहेंगी तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, कैश मान के चलेंगे। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी in cash on 15th March and goods sold to Dev in cash on 25th March will be treated as cash transaction। clear? हाँ सर, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में किया था। चलिए आज हम बात करते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, जहां पर हमारे पास ट्रिपल कॉलम क्या कैश बुक में 3 कॉलम आने वाले हैं, एक डिस्काउंट का, दूसरा कैश का और तीसरा बैंक का। क्लियर हो रहा है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या क्या हम देखने वाले हैं, हम कैश देखने वाले हैं, बैंक देखने वाले और डिस्काउंट देखने वाले हैं। मैं अगर फिर से रिवाइज करवाऊँ तो मुझको पता है कि जो डिस्काउंट है वो मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है भाई? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है। कैश है मेरे पास असेट, बैंक है मेरे पास असेट। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो लिखा हुआ दिस टाइप ऑफ अ कैश बुक हैज 3 कॉलम, 1 ईच साइड, 1 कॉलम टू रिकॉर्ड अ डिस्काउंट, दूसरे में हम कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एंड येट अनदर रिकॉर्ड बैंक ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 चीज़ें आने वाली है, एक क्या आएगा भैया, डिस्काउंट, फिर कैश ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए पढ़ के देखते। द मेन advantage of maintaining such a cash book is that cash columns and bank column represent cash and bank account respectively। इमेजिन करके देखो कि जब मैं अभी आपके से जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बात करूंगा तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है वहाँ पर कैश अकाउंट भी रहेगा और बैंक अकाउंट भी रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमको इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ओपन कैश एंड बैंक इन द लेजर। ध्यान से समझना क्या बात कही गई कि अगर हम क्या बना के चल रहे हैं, अगर यहाँ पे ध्यान देना, इधर पे बोर्ड पे, अगर हम बना के चले भैया कैश बुक, क्या बना रहा हूँ मैं, कैश बुक, और इस कैश बुक में 3 चीज़ें, कैश है, बैंक है, प्लस डिस्काउंट है। तो हमें हमको अलग से कैश बनाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात बोली गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो नेक्स्ट वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मेन एडवांटेज, ये हो गया। चलो फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ कि फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व फॉर प्रिपेयरिंग सच बुक्स। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले लिखा हुआ अब बैंक अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखना। नोट्स बनाओगे ध्यान में रखना, बैंक क्या होता है आपके पास, पर्सनल अकाउंट होता है। लेकिन मैं मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करवाता हूँ तो मैं A+A- यूज़ करता हूँ। क्लियर हुआ? हाँ। बोल रहे हैं अब बैंक account is a personal account and such the rule applicable to the personal account debit the receiver and credit the giver। अगर आपको ये याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो A+A- से हम चलेंगे। should be followed while recording the transaction in the bank column of the cash book। thus the cash deposited into bank, the bank would be receiver। जब हम लोग क्या करते हैं बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस टाइम क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको A+A- से समझाऊंगा, ठीक है। hence would be debited in the bank column of the cash book। similarly for cash withdrawn from the bank for check issued the bank would be giver। बैंक क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। hence would be credited in the bank column of the cash book। कोई दिक्कत तो नहीं है पहले वाले में? नहीं सर। पक्का? सेकेंड वाले में मैं बात करता हूँ, पहला वाला तो हो गया। सेकेंड वाले में मैं बात करता हूँ ओपनिंग बैलेंसेस पर हम बात करते हैं। एज द कैश कॉलम वुड ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। याद रखना कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कल भी मैंने इसमें चर्चा करी थी कि मैं उतना ही पैसा खर्च कर सकता हूँ कैश में
जितना मेरे पास होगा। इट विल बी रिटर्न टू एज, हम कैसे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस को? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। कल की क्लास याद आ रही है? ऑन द डेबिट साइड बट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम में भी उसके कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट, दोनों बैलेंस हो सकते हैं, याद रखना। यस सर। क्लियर हो रहा? मैंने कहा कि अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैश के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उसका डेबिट बैलेंस ही होगा, लेकिन मेरे पास बैंक का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से यहाँ पर समझना, यहाँ पर ध्यान दो। इधर आ जाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ भैया बैंक अकाउंट, ठीक है। मैंने कहा मान लेते हैं कि मेरे बैंक में अभी 10,000 रुपीज़ है, तो क्लियर हो रहा? तो 10,000 मतलब क्या हो रहा है? ए प्लस हो रहा है। यस ए प्लस मतलब क्या हो गया? डेबिट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा? इसके बाद मैंने यहाँ से क्या कर दिया? विड्रू कर दिया। मान लेते हैं मैंने पूरे 10,000 रुपीज़ विड्रू कर दिए, तो अब यहाँ पे बैलेंस क्या आ गया? जीरो आ गया। कुछ टाइम तक मैंने बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, तो बैंक वालों ने वहाँ पे कुछ बैंक चार्जेस लगा दिए, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपये के बैंक चार्जेस लगे, तो अब मेरा जो बैलेंस दिखने वाला है वो कितना दिखेगा? -100। यस सर। तो इस टाइम मतलब क्या हो रहा है? क्रेडिट आ रहा है। ये आया समझ में? आ गया। तो अब ये वाली लाइन आप पढ़ के देखोगे, आपको पूरी बात समझ में आएगी। वो कह रहे हैं कि बट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। एज सच इफ द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी ट्रीटेड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस हो तो हम उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर क्यों लिखते हैं मैंने बताया, काय का रूल लगता है? ए प्लस का। क्लियर? यस सर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ बैंक में, अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ बैंक में, तो हम उसमें क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर हुआ? इसमें एल प्लस का रूल लगेगा, समझ में आ रहा? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को मैंने किस तरीके से समझाया था? मैंने कहा ये देखो बैंक ने यहाँ पे चार्जेस काट ली, अब मेरे पास बैंक में ये नेगेटिव बैलेंस है। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने बैंक वालों के इतने रुपए देने हैं अभी, -100 है, तो मैंने बैंक वालों के 100 रुपीज़ देने। क्लियर हो रहा? तो एक तरीके की मेरे पास क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। एल प्लस का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट। क्लियर हुआ? हाँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ, तो उसको भी हम क्रेडिट बैलेंस्ड मान के चलते। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैं बैंक के साथ क्या करता हूँ? ट्रांजेक्शन करता हूँ। यहाँ पे देखो, इधर मैं बैंक के साथ क्या करता हूँ? भैया ट्रांजेक्शन करता हूँ। मेरी डेली बेसिस में बैंक के साथ ट्रांजेक्शन चलती रहती। समझ में आया? बैंक ने ना मुझको एक लिमिट दे रखी है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ने मुझको कहा कि आप 10 लाख तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन मैंने क्या करा, इस 10 लाख की तो ट्रांजेक्शन कर दी, इससे ज़्यादा भी मैंने मान लो 2 लाख रुपए की और ट्रांजेक्शन कर दी। तो मैं इसको बोलूँगा बैंक ओवरड्राफ्ट। और याद रखना कि जो बैंक ओडी होता है, जो बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट होता है, वो मिलने क्या कहलाएगा? लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ गए सर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। अब आती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बोले व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जब हम लोग क्या करते हैं? बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं, और या फिर हम क्या करेंगे? विड्रू करेंगे। दो चीज़ें, या तो मैं बैंक पैसा जमा कर रहा हूँ, या मैं पैसा क्या कर रहा हूँ? निकाल रहा हूँ। कहाँ से? बैंक से, ऑफिस यूज़ के लिए। तो ये दोनों जो ट्रांजेक्शन है, ये क्या करती है? कैश को भी अफेक्ट क्या करती है? कैश कॉलम में भी आएंगी और बैंक कॉलम में भी आएंगी। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री है जो कैश कॉलम पर भी आएगी और बैंक कॉलम पर भी आएंगी, ठीक है। एंड द ट्रांजेक्शन इज देयरफॉर रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक। दोनों साइड पर हम लोग इसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो सच एंट्रीज द डबल एंट्री ऑफ विच कंप्लीटेड इन द कैश बुक इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्रीज। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 2 एंट्री समझा रहा हूँ कि अगर मैंने बैंक में पैसा जमा करा, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। मान लो मैंने 10,000 रुपीज़ जमा करें। क्लियर? अगर मैंने बैंक से पैसा निकाला, मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री। मान लो मैंने 2,000 रुपीज़ विड्रू करें। समझ में आया? तो जो एंट्री दोनों को अफेक्ट कर रही है, बैंक को भी और कैश को भी, बैंक कैश को भी और बैंक को भी, इस तरीके की एंट्रीज को मैं क्या नाम दूंगा? कॉन्ट्रा। CONTRAENTRIES कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं जैसे कि क्या हो जाएगा? कैश डिपॉजिट वाली मैंने आपको समझा दी।
तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इट इंक्रीजेज द बैंक बैलेंस। जब आप क्या करोगे, कैश डिपॉजिट करोगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और लेकिन कैश कम हो जाएगा। तो इसके वजह से ये कैश को भी कर रहा है अफेक्ट, कैश कॉलम को एज वेल एज बैंक कॉलम को भी अफेक्ट कर रहा है, कैश कॉलम को भी और बैंक कॉलम को भी अफेक्ट कर रहा है। एज सच द सेम अमाउंट इज रिकॉर्डेड, ये कहाँ पर होगी, डेबिट में भी होगी और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड होने वाली है। कॉन्ट्रा एंट्री भूलोगे तो नहीं, नहीं सर, नोट्स बनाते हुए कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं सर। ठीक है, कहाँ पर आएगी, डेबिट साइड पर आ जाएगी टू कैश करके, और आप टू कैश करके एंड द अमाउंट कहाँ पर रिकॉर्ड होगी, बैंक कॉलम पर, और क्रेडिट साइड पर हम इसको बाय बैंक करके हम लिख देंगे, अमाउंट कहाँ पर रिकॉर्ड होगी, कैश कॉलम पर। ये अभी पूरा मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ये पॉइंट तब और अच्छी डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, डेबिट हम किसको कर देंगे, बैंक को, क्रेडिट हम क्या कर देंगे, कैश को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कि हमने क्या करा, 2000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करें, तो इट विल, अब सोचो, इमेजिन करो कि जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे क्या बनेगी एंट्री, बैंक में जब डिपॉजिट करेंगे तब होएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और कैश कम तो हो देखो यहाँ पे मैंने बैंक को कॉलम में मैंने 2000 रुपये दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो इधर इधर ये 2000 रुपये दिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू कैश, और कैश मेरा यहाँ पे ए माइनस हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय बैंक इसको, और यहाँ पे मैं लिख दिया कॉन्ट्रा लेजर फोलियो में क्या लिख दिया, कॉन्ट्रा और कॉन्ट्रा। क्लियर। Yes, sir. उसके बाद यहाँ पे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मैंने क्या करा, बैंक से पैसा विड्रॉ करा काई के लिए, ऑफिस यूज के लिए, तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Yes, sir. इन दिस केस द कैश बैलेंस मेरे पास बढ़ जाएगा और जो बैंक बैलेंस है वो मेरे पास रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑन द डेबिट साइड पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक इज रिटर्न एंड द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम, और सेम हम लिखेंगे भैया बाय कैश अकाउंट, अमाउंट कहाँ पर रिकॉर्ड होने वाली है, बैंक कॉलम पर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एग्जाम्पल देखना भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे 2500 रुपीज़ विड्रीव करे, कितने रुपए, 2500 रुपीज़ मैंने क्या करे, विड्रीव करे। इट विल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। किस तरीके से हो जाएगा, विड्रीव करूँगा तो मेरा कैश बढ़ जाएगा। पहला फोकस आप हमेशा अमाउंट पर करोगे, पहला फोकस कहाँ पे करोगे, अमाउंट पर, तो कैश तो बढ़ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर आपको डेबिट में ए प्लस में दिख रहा कैश, यहाँ पे लिख दोगे टू बैंक। क्लियर हुआ, यस सर। नहीं आया, बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा। तो ये देखो सबसे पहले आप अमाउंट पे फोकस करोगे, 2500 यहाँ लिख दोगे बाय कैश, और लेजर फोलियो में हम लिखते हैं कॉन्ट्रा और कॉन्ट्रा। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पोस्टेड इन द लेजर। क्या बोला, कॉन्ट्रा एंट्रीज को आपको लेजर में पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दियर डबल एंट्री इज कंप्लीटेड इन द कैश बुक इटसेल्फ। क्लियर हो गया। ओके सर। तो कैश बुक इटसेल्फ सर्व्स एज द कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट in order to indicate that entries are not to be posted to the ledger, the words, इसलिए हम यहाँ पे सी लिखते हैं, बोलते हैं कि भैया ये यहाँ पे तुमने लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा क्यों लिखी है, ये कॉन्ट्रा को कॉन्ट्रा क्यों लिखी, क्योंकि भैया हम इसको लेजर में पोस्ट नहीं कर रहे। विच स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा इज रिटन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द लेजर फोलियो कॉलम। द वर्ड कॉन्ट्रा मीन्स अपोजिट और अगेंस्ट। ठीक है, यस सर। पक्का। नेक्स्ट मेरे पास है रिसिप्ट्स ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। दो चीजें समझना, इसको बंद कर दो यार। रिसिप्ट्स ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट, लाइट खोल देना। ठीक है, आगे है मेरे पास रिसिप्ट्स ऑफ चेक मिला या फिर मुझको बैंक ड्राफ्ट मिला। क्या आपको चेक पता है, हाँ सर। बैंक ड्राफ्ट भी पता है, हाँ। ठीक है। तो पहला है चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे। मुझको चेक मिला किससे, कस्टमर से। मुझको चेक मिला किससे, कस्टमर से, और मैंने उसको सेम डे में जाके बैंक में डिपॉजिट कर डिपॉजिट दिया। करिए। ठीक है, तो दीज आर एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। इमेजिन करो मुझको मेरे कस्टमर से चेक मिलता है, आपको आपके कस्टमर से क्या मिलता है, चेक, और आप गए बैंक में और आपने उसको बैंक में सेम डे में जाके डिपॉजिट कर दिया, तो आप उसी दिन अपना बैंक बैलेंस क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। दीज आर एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। क्लियर हुआ, यस सर। आ रही है बात समझ में। हाँ। सेकेंड वाले पॉइंट में क्या है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। चेक किससे मिला हमको, कस्टमर से मिला, लेकिन मैंने उसको डिपॉजिट बैंक में नहीं करा, नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द सेम डे। बैंक ड्राफ्ट, मुझको चेक तो मिल गया,
लेकिन अभी मैं अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ, मैंने नहीं करा भाई अभी। समझ में आया? यस सर। तो उस केस में हम लोग क्या करें, व्हेन चेक इज नॉट डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, इट इज फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इन द कैश कॉलम। क्या बोल रहे हैं हमें उसको, इसका मतलब ये मुझको क्या ट्रीट करने के लिए बोल रहे हैं। इमेजिन करो मुझको चेक मिला, सपोज करते कि इस महीने की फीस मुझको चेक से मिली और मैंने उसको अभी बैंक में जाके जमा नहीं करा, अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ। तो जिस दिन मुझको चेक मिला मैं उसको क्या ट्रीट करूंगा, कैश की तरह ट्रीट करूंगा। किसकी तरह ट्रीट Cash. करूंगा? कैश की तरह ट्रीट करूंगा। समझ में आया? इट इज फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट, मतलब डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक में, कैश कॉलम में। और जिस दिन मैं इसको डिपॉजिट करूंगा, व्हेन दीज चेक्स इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बैंक में जमा करेंगे, तब वो कैश बुक में कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? इट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बाय पासिंग अ कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर हुआ? कॉन्ट्रा एंट्री रटना मत, समझना है इसको, ठीक है? इसको मैं तुमको समझा के चलता हूँ। सोचो मुझको चेक मिला, मुझको चेक मिला और मैंने क्या उसको आज डिपॉजिट करा? नहीं। तो मैंने उसको कैश की तरह ट्रीट करा। हाँ। मैंने उसको कैश की तरह ट्रीट करा। अब जब जिस दिन मैं उसको डिपॉजिट करूंगा तो इसका मतलब मैं कैश ही तो डिपॉजिट कर रहा हूँ। यस। आ रहा? हाँ। और फिर वहां पे कैश और बैंक दोनों मेरे पास अफेक्ट होने वाले हैं। यस। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर हुआ? तो ये कहाँ पर आ जाएगा? हमारे पास बैंक बैलेंस तो बढ़ा देगा। तो इट रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट्स विद द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम एंड ऑल्सो ऑन द पेमेंट और क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से यहाँ पर समझना कि 15 फरवरी 2023 की बात है। चेक रिसीट फ्रॉम गुरप्रीत फॉर ₹25,000। दिस चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20 फरवरी 2023। दो डेट है, एक 15 फरवरी 2023 की डेट है, एक 20 फरवरी 2023 की डेट है। तो मुझको एक चेक मिलता है किससे भैया? गुरप्रीत से मुझको एक चेक मिलता है 25,000 का, लेकिन मैंने उसको सेम डे में जमा नहीं करा। तो बोलते इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। किस तरीके से? देखो 15 फरवरी में फोकस करो, यहाँ पे देखो, इधर पे 15 फरवरी दिख रहा। इसके बाद अमाउंट पे फोकस करो। देखो मैंने कहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है? कैश में। कहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा? कैश। क्योंकि मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ, मैं चेक को इक्विवेलेंट टू कैश ट्रीट कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? यस सर। और जिस दिन मैं उसको डिपॉजिट करूंगा उस दिन मैं एंट्री क्या लिख दूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 और 25,000। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे अब आपको बैंक बैलेंस बढ़ते हुए दिख रहा है और यहाँ से कैश कम होते हुए दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं। डेट का ध्यान दोगे? हम किस डेट, हम जब डेट वगैरह लिखते हैं इसको मैं कौन सा ऑर्डर बोलता हूँ? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बोलता है कि जब इवेंट कोई घटित होगा उसी के हिसाब से मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर हुआ? या फिर मैं इसको बोलता हूँ डे टू डे वाइज, डे टू डे वाइज। क्लियर हुआ? देखो पहले मुझ 15 फरवरी की रिकॉर्डिंग करी गई, उसी के बाद ही 20 फरवरी आई। ऐसा नहीं होगा कि 20 फरवरी पहले आ जाएगी और 15 फरवरी की रिकॉर्डिंग बाद में चलेगी। आगे इन द क्वेश्चन समटाइम्स देयर इज नो इन्फॉर्मेशन टू द डिपॉजिट डेट ऑफ द चेक। अगर कोई भैया क्वेश्चन ने नहीं दिया हुआ कि हमने चेक को सेम डे में डिपॉजिट करा या कब किया, तो उस केस में वो बोले इन सच अ केस इट विल बी अज्यूम्ड, हम मान के चलेंगे दैट द चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। क्या मान के चलेंगे कि चेक कब हुआ डिपॉजिट? सेम डे में जमा हुआ है। ठीक है। फिफ्थ में पेमेंट बाय चेक। मैंने पेमेंट करी किससे? चेक से करी। पेमेंट करी मैंने किससे? चेक से करी। तो एज सुन एज वी इशू अ चेक टू समवन, इट विल बी इमीडिएटली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। इमेजिन करके मुझको बताओ, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में अगर मैं आपको ए माइनस बोलूँ तो आप समझ जाओगे क्या? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ए माइनस बोलूँ तो समझ जाओगे कि मैं अपने बैंक बैलेंस को कम करने की बात कर रहा हूँ। दैट वी मे बी एक्विटेड ऑफ ट्रू बैलेंस एट द बैंक। सिक्स्थ वाले में डिसऑनर ऑफ अ चेक, कि मुझको जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया। वो क्या हो गया? बाउंस हो गया। तो इफ अ चेक रिसीट फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड हो गया, एंट्री विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो मुझको क्या करनी पड़ेगी? क्रेडिट साइड बोल रहे, देखो एंट्री विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बाय एंटरिंग द अमाउंट ऑफ डिसऑनर्ड चेक इन द बैंक कॉलम। क्लियर हुआ? फोकस कहाँ पर किया गया इन्होंने? क्रेडिट साइड पर किया गया। सिंपल सी बात है यार, सोचो अगर वो बाउंस हो गया तो मेरा बैंक बैलेंस तो कम ही हो जाएगा। नहीं। क्यों? आपने मुझको कोई चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो जब मैंने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा था, सुनना ध्यान से, ये मानते हैं कि मुझको फीस मिलती है, ठीक है,
मुझको मान लेते हैं कि मुझको किसी ने 10,000 रुपीज़ दिए, या मैं 10,000 रुपीज़ जब जैसे ही मैंने सेम डे में जाके जमा कर दिया, मैं क्या लिख दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर स्टूडेंट अकाउंट। बाद में मुझको पता चला चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, तो अब मुझको अपना बैंक बैलेंस तो कम ही करना पड़ेगा। और मैं स्टूडेंट को फ़ोन करके क्या बोलूँगा कि तुम मेरे लिए दोबारा से क्या बन गए, असेट बन गए, डेटर बन गए। तो रिवर्स एंट्री आया। हाँ। तो ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई देखो, डिसऑनर ऑफ चेक में क्या लिखा हुआ, इफ अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर and deposited into bank for collection is dishonor, the entry will be made on the credit side of cash book. Credit side of cash book क्या बताती है, A माइनस। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक क्या बताती है, A माइनस। ठीक है कि भैया मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। इन पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द कस्टमर विल बी एंटर्ड। पर्टिकुलर कॉलम में किसका नाम आएगा, मिस्टर स्टूडेंट का। आ रहा समझ में, आ रहा। फॉर एग्जाम्पल अ चेक ऑफ ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ राम कुमार, डिसऑनर हो गया, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड बाय राम कुमार लिख के मैं काम करूंगा, एंड द अमाउंट विल बी एंटर्ड इन द बैंक कॉलम। क्लियर हुआ, रट तो नहीं रहे हो? नहीं। अगला है मेरे पास कैश डिस्काउंट। अगला है मेरे पास कैश डिस्काउंट। नॉर्मली कैश डिस्काउंट इज अलाउड और रिसीव्ड व्हेन पेमेंट इज मेड, तभी तो मिलता है ना, पेमेंट के टाइम पर ही तो कैश डिस्काउंट के ट्रीटमेंट करते हैं। एज सच इट बिकम नेसेसरी टू बिकम्स दिस फैक्ट एट द सेम प्लेस वेयर द कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। उसी के साथ ही हम करेंगे। तो ट्रिपल का कॉलम सर्व्स द दिस पर्पस। यूटिलिटी ऑफ कैश बुक इज ग्रेटली एनहांस्ड बाय प्रोवाइडिंग डिस्काउंट कॉलम ऑन ईच साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में दोनों साइड पर आपको डिस्काउंट का कॉलम भी दिखने वाला है। डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड होगा, क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ठीक है, तो वहीं पर हम उसको लिख लेंगे। क्लियर। अगर हम कैश डिस्काउंट अलाउड करते हैं, इट इज अलाउड टू अ कस्टमर इफ दे मेक द पेमेंट ईदर इमीडिएटली, या तो तुरंत दे दे, और विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड पर दे दे। तो सपोज गुड्स फॉर ₹10,000 आर सोल्ड टू एक्स। 10,000 रुपये के गुड्स हमने एक्स को सोल्ड करे 1 मार्च 2020 को, और हमको 5% कैश डिस्काउंट मिला और 2% विद इन अ मंथ। दिस मीन्स इफ ही मेक्स अ पेमेंट इमीडिएटली ही कैन क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग 10,000 लेस 5%, 9,500 बोल रहे कि हमें कैश डिस्काउंट अलाउड हम कम करेंगे। वो यहाँ पे दो कंडीशन बता रहे कि अगर कोई हमें तुरंत पैसा दे देता है तो हम उसको 5% का CD देंगे, 1 महीने के अंदर दे देगा तो हम उसको 2 महीने का 2% का देंगे। दिस मीन्स इफ ही मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली, अगर उसने तुरंत पेमेंट कर दी तो ही कैन क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग 10,000 लेस 5%, दैट इज 9,500। हाउएवर इफ ही डज नॉट मेक द पेमेंट immediately but pays it within a month, 1 महीने के अंदर दे दी, he can deduct a 2% cash discount and can clear his account by paying 9,800। ठीक है। हाँ। the net amount received from X entered कहाँ पर हो जाएगी, कैश को कॉलम में, और जो डिस्काउंट अलाउड रहेगा और डिस्काउंट अलाउड कॉलम पर हम रिकॉर्ड कर देंगे ऑन द रिसिप्ट साइड्स ऑफ द कैश बुक। ये देखो इस तरीके से आपका पे डिस्काउंट, कैश और बैंक दिखने वाले। क्लियर हो रहा है? दोस्तों का हमने क्या करा, डिस्काउंट अलाउड करा है। इसमें क्या रूल लगेगा, देखो यहाँ पर इसमें N- का रूल लगेगा। डिस्काउंट अलाउड में N- और रिसीव्ड में N+। ठीक है, बाकी इन दोनों में A+ का रूल, यहाँ पर A- और यहाँ पर A- का रूल। डिस्काउंट अलाउड टू X इज अ इन द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। अगर हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो उसका क्या मतलब है, भैया खर्चा ही है, तो भैया डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ जनरलाइजिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग क्या करके चलते हैं, डेबिट करके चलते हैं। इनकम एंड गेन को हम लोग क्रेडिट करके चलते हैं। ठीक है। अब हम बात करके अगर मुझको कैश डिस्काउंट मिल गया तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, सिंपल है। व्हेन वी मेक अ पेमेंट टू द क्रेडिटर्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड सर्टेन डिस्काउंट रिसीव्ड। मुझको मिलेगा अगर डिस्काउंट, तो मैं क्या करूँ, लगाने वाला हूँ, अगर डिस्काउंट मिलेगा तो N+, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल income and gain. For example, if goods valued ₹15,000 are purchased from Y on the terms of cash discount of 5%, if payment is made within 1 week, so we can clear our account by paying only 14,250, that is 15,000 में से 5% में लेस कर दूंगा
विद इन 1 वीक, ठीक है। Yes, sir. तो नेट अमाउंट हम किस तरीके से हम दिखाने वाले, तो यहाँ पर फोकस करो, कैश में दिख रहा 14,250 और डिस्काउंट रिसीव्ड में 750 और लिख देंगे बाय बैंक, ठीक है। Done, sir. डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम वाई इज इन द नेचर ऑफ इनकम, अगर हमको डिस्काउंट मिलता है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और मैं उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला हूँ, रूल ऑफ जनरलाइजिंग के हिसाब से N N+ में, मतलब discount क्रेडिट। allowed. डिस्काउंट रिसीव्ड, Receive, sorry. डिस्काउंट रिसीव्ड में काय का रूल लगेगा, N+. मतलब कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में। मैं जल्दी तो नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं धीरे तो नहीं है ना। नहीं. In short, it may be remembered that whenever cash is recorded on the debit side of the cash book, discount will also be recorded on the debit side. Clear? Yes, sir. And on the contrary, if cash is recorded on the credit side of the cash book, discount will also be recorded on the credit side. Credit Simple side. सी बात है, दोनों को समझो। अगर मुझको कैश मिलेगा तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा ना, Yes, sir. अगर मुझको टाइमली कैश मिल गया तो मुझको डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, और अगर मैं पैसा दूंगा तो मुझको डिस्काउंट क्या होगा, मिलेगा। मिलेगा. क्लियर हुई बात। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग ऑफ कैश कॉलम। पहले इतने नोट्स बनाओ, ये फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे।